डिफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। डिफेंसिव सिक्योरिटी मीन्स कि आप चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो आप चीज़ों को। जैसे मान लो अगर कोई नेटवर्क है, वहाँ अगर 100 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, वो विंडोज़ के हैं, लिनक्स के हैं, किसी भी हैं, वहाँ नेटवर्क में सर्वर्स भी होंगे। तो उन चीज़ों को कोई टीम चाहिए कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको कॉन्फ़िगर ऐसा करे कि कोई भी उस पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कोई भी एक्टिविटी कर दे या कोई हैकर्स आके एक्टिविटी कर दे। तो ये सारा डिफेंसिव पार्ट में आता है। तो डिफेंसिव में क्या क्या चीज़ें आती है? डिफेंसिव में जैसे कि अगर आप डिफेंसिव में, अब जॉब रोल्स क्या है, मतलब आप फर्दर किस तरीके की जॉब कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर में। आप आईटी सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो, ठीक है। आप जो है आईटी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स वो सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, मतलब वो मेन वहाँ पे सारे रूल्स करेगा, पॉलिसीज़ बनाएगा, कॉन्फ़िगर करेगा, देखेगा, सारे एडमिन पासवर्ड्स उसके पास रहेंगे। और आईटी सिक्योरिटी में आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट का भी जॉब कर सकते हो, सपोर्ट का भी जॉब कर सकते हो, दोनों जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसमें लेवल्स भी होते हैं, आप जितनी बड़ी कंपनी है उतने लेवल्स हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा आईटी सिक्योरिटीज़ के बंदे कंपनी अपॉइंट करती है, ठीक है। तो ये एक जॉब रोल हो गया, ठीक है। तो उसी तरह इसमें जो है डिफेंसिव सिक्योरिटी की बहुत बात करें तो हम लोग के पास और भी बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। जैसे कि कहते हैं हम लोग एंड पॉइंट सिक्योरिटी का भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप एथिकल हैकिंग सीखोगे तो फिर फर्दर आप इन चीज़ों पे अपना स्पेशलाइजेशन करके उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप कंपनी में जॉब कर सकते हो, ठीक है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जैसा कि लास्ट मॉड्यूल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड पॉइंट मीन्स क्या, जो अगर लेट्स सपोज 100 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगे हैं, तो जैसे हम लोग एक कॉमन टर्म्स हम लोग जानते हैं एंटीवायरस, तो एंटीवायरस का ही एडवांस है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ठीक है। जो कंपनीज वगैरह में बिजनेस में एंड पॉइंट सिक्योरिटी यूज़ होता है, घर वगैरह में, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एंटीवायरस है, ठीक है। एंटीवायरस मीन्स कि वो सिर्फ वायरस को, मतलब कि वो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्ट करता है। वैसे तो अब एंटीवायरस भी नेक्स्ट जनरेशन हो गए, तो वो भी सारे फीचर्स के साथ है, बट एंड पॉइंट सिक्योरिटी जितने आते हैं ईडीआर, उसमें बिहेवियर डिटेक्शन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एमडीआर सर्विसेज होती है, मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एंड पॉइंट सिक्योरिटी तो जूनियर लेवल का कोई जॉब है, उसमें कहते हैं आप जूनियर लेवल सीनियर लेवल दोनों हो सकती है, बट जनरली ये जूनियर लेवल जॉब है। एमडीआर इज़ व्हाट? एमडीआर इज़ कंप्लीट ऑपरेशन, मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ये जनरली साइबर सिक्योरिटी टीम या जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास खुद की टीम भी हो सकती है, तो ये साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स भी एज ए एमडीआर वर्क करते हैं। वो फर्दर जो है कंपनीज को, अपने क्लाइंट्स को एमडीआर सर्विसेज देते हैं, जिसमें जो भी उनके यहाँ अगर लेट्स सपोज 500 कंप्यूटर्स हैं या 1000 कंप्यूटर्स हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेस खुद सारी हैं, तो वहाँ जो भी थ्रेट डिटेक्ट हो रहा है उस पर उनको जो एक्टिविटी करनी है, जो रिस्पॉन्स करना है, वो सारे चीज़ एमडीआर कर सकते हो। तो आप एमडीआर सर्विसेज के लिए भी वर्क कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी कंपनी में भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है क्लाउड सिक्योरिटी। ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी जॉब करने के पहले आपको बेसिक एथिकल हैकिंग करना ही पड़ेगा। अगर उसके बगैर आप ये चीज़ करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी, आप फ्यूचर नहीं कर। अब आप सोचोगे डायरेक्ट आप कहते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी सीखना शुरू कर दो या क्लाउड सिक्योरिटी सीखना शुरू कर दो, नो यूज़, ठीक है। उल्टा जाने से कोई बेनिफिट नहीं है कि आप पहले जो है नेक्स्ट करोगे, फिर वापस आओगे, पीछे करोगे, अपने फंडामेंटल्स और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करोगे, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स बेटर कि पहले फंडामेंटल क्लियर करके फिर आगे जाओगे। क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, इवन मोर देन 40-50% सर्वर्स जो हैं वो क्लाउड पे शिफ्ट हो गए। क्लाउड पे देखो मोस्टली सर्वर इंफ्रा ही शिफ्ट होता है, और सर्वर आप जानते हो हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्लाउड सिक्योरिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाउड जो है वो एक्सेसिबल है, वो क्लाउड है, वो ऑल ओवर द इंटरनेट हर तरफ से एक्सेसिबल है। तो वहाँ कोई लीक हुआ तो वो सबको जो है उसमें एक्सेसिबल होगा, सबको विजिबल होगा वो चीज़, वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन। ये एक कन्फ्यूजन है कि जो लोग सोचते हैं कि क्लाउड पे अगर कोई एसेट है, कोई डेटा है या सर्वर है, तो क्लाउड का जो प्रोवाइडर है, जिसको सीएसपी कहते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कोई भी क्लाउड देखोगे, क्लाउड हम लोग के फेमस कौन से हैं? जैसे मेनली जो हम लोग के क्लाउड फेमस हैं वो AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल का क्लाउड है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो आप ये तीनों के जाके कहते हैं वेबसाइट पे देखोगे तो ये इसको क्लाउड को क्या कहते हैं? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, CSP।
तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे जाओगे, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो आपका एसेट है या आपका जो भी कहते हैं आप इंस्टेंस बनाओगे, जैसे AWS में EC2 इंस्टेंस बनता है, तो जो वर्चुअल मशीन जैसे आप यहाँ बना रहे हो, तो वहाँ कोई सर्वर आपने बनाया, तो उसका जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आप कर रहे हो ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो AWS की नहीं है, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी बहुत ही बूमिंग फील्ड है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। ये एक वर्ड क्लाउड सिक्योरिटी छोटा है, बट इस क्लाउड सिक्योरिटी डोमेन के अंदर कम से कम 20-30 जॉब रोल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफेंसिव पार्ट है, और भी डिफेंसिव में बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट डिफेंसिव में जो है आता है सॉक। सॉक इज़ व्हाट? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जैसा कि ये देखते हैं पहले कि अगर आप गूगल करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि RBI गाइडलाइंस फॉर सॉक, ठीक है। तो आपको देखो ये मिलेगा कि ये आप ढूंढना, ठीक है, RBI के अकॉर्डिंग सॉक जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। RBI के अकॉर्डिंग सॉक जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। अगर जो है बैंक्स हैं, कोई भी बड़ी कंपनीज है, तो उनको सॉक कराना ही है। सॉक होता क्या है, ठीक है। देखो, जैसे कोई भी कंपनीज है ना, तो उनका जो है जैसे इस टाइप का पूरा इंफ्रा है कि आप जो है कोई भी कंपनी है, तो वो 24/7 जो है उनका जितना अलर्ट्स है, जितने इवेंट्स हैं, जितने लॉग्स हैं, वो सारी चीज़ कोई मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो जनरली जो सॉक में होता क्या है कि जो कंपनीज हैं, मीन्स जो बैंक्स हैं और जो भी कंपनीज हैं, वो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज को अपना सॉक जो है एज अ सर्विस हैंड ओवर कर देते हैं, और वो साइबर सिक्योरिटी अपने पास एक टीम बैठा के वो सारी चीज़ों को करते हैं। और कुछ कंपनीज अपनी सॉक टीम भी रखती हैं, दोनों केसेस चलते हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, ठीक है। तो सॉक जो है एक बहुत ही बड़ा जॉब रोल है साइबर सिक्योरिटी का। सॉक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी रोल्स हैं, ठीक है। सॉक के अंदर बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी रोल्स हैं। जब आप सॉक की जॉब के लिए अप्लाई करोगे या सॉक की जॉब करना चाहते हो, तो ये एक डिफेंसिव पाथ है पहले तो, ठीक है। तो सॉक के अंदर जो है जब आप जाओगे तो इसमें एक L1 है, ठीक है, प्लस जो है इसमें सॉक L2 है, L3 है। तो ये L1, L2, L3 क्या है? ये जॉब रोल्स हैं, सॉक L1, L2 एंड L3, ठीक है। इसका मतलब कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आप इसमें जॉब रोल्स, लेवल 1 सबसे बिगनिंग है। लेवल 1 में जो स्टार्टिंग, जैसे जो भी सॉक में क्या होता है, मॉनिटरिंग का काम होता है। तो जो भी आपका इवेंट आ रहा है, इवेंट मतलब कि कोई भी अलर्ट आ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको चेक करना। अगर उसमें कुछ सस्पिशियस है, कुछ भी है, तो वो अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है या जो भी है, तो फिर वो L2 को पास ऑन कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा डिटेक्शन हुआ, थ्रेट डिटेक्शन है या मैलिशियस है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें फर्दर डायग्नोज करना है, तो वो L3 को पास कर सकता है, ठीक है। तो सॉक के इस तरह रोल्स हैं। बाकी जो है सॉक में और भी बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है। हर सॉक टीम में जो है एक सॉक मैनेजर भी होता है। सॉक मैनेजर जो पूरा मैनेजमेंट सॉक का संभालता है, क्योंकि सॉक एक बड़ी टीम है, ठीक है। सॉक में फर्दर रोल्स भी होते हैं, जैसे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का रोल होता है, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर मीन्स अगर कोई इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट मीन्स क्या, मतलब कि लेट्स सपोज अगर कोई अटैक हुआ या कोई भी चीज़ है, तो अभी भले वो कंफर्म है कि नहीं, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई जो आपको लग रही है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, मीन्स आपके अकॉर्डिंग अटैक हो गया, तो वो अटैक या कोई भी आप लेट्स सपोज कोई मैलवेयर डिटेक्ट हुआ, या कोई लेट्स सपोज आपके कहते हैं कंप्यूटर्स को कोई बाहर से आपको ये मिल रहा है कि कोई उसे एक्सेस कर रहा है या कोई फाइल निकाल रहा है, तो कुछ भी अगर इंसिडेंट हो रहा है, तो एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का अलग जॉब रोल है। वो सारे इंसिडेंट जो सॉक के L1, L2 टीम होंगी, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर को वो हैंड ओवर कर देंगे कि ये देखिए ये इवेंट है, यहाँ पे आप फर्दर डायग्नोज करो। तो वो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की ड्यूटी होती है कि कोई भी इंसिडेंट अगर हो जाए तो उसको रिस्पॉन्ड करो इमीडिएटली, ठीक है। उसी तरह सॉक टीम में जो है थ्रेट हंटर्स भी होते हैं, ठीक है। और उसी तरह जो है सॉक में
थ्रेट हंटर्स का देखो, थ्रेट हंटर्स का क्या जॉब है कि अगर कोई थ्रेट आ रहा है, कोई चीज़ है, तो बेसिकली होता क्या है, सॉक जब आप चलाओगे तो पूरा एक डेटा है, कलेक्टिव ऑफ लॉग्स है, आपकी आईपी है, आपकी चीज़ें हैं, और जो थ्रेट्स हैं, जो मैलवेयर्स हैं या जो सस्पिशियस आईपीज़ हैं, लेट्स सपोज आपका कोई बैंक है, अब उसका आप या आपकी कोई कंपनी है, उसका चाइना से लेना देना नहीं है, और पर्टिकुलर चाइना से कोई है, वो आपके किसी इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक कंप्यूटर को बार बार हिट कर रहा है, ठीक है, तो थ्रेट हंटर का काम है कि वो देखेगा वो आईपी कहाँ की है, कहाँ की नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो तुरंत इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ों को, और जितने भी थ्रेट्स लेटेस्ट आ रहे हैं, लेट्स सपोज अगर कोई नए थ्रेट्स हैं, तो वो थ्रेट हंटर्स ये सारी चीज़ों को करेंगे। उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये थ्रेट हंटिंग के भी बहुत सारे जैसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होते हैं, तो वो थ्रेट हंटर उन चीज़ों के साथ अलाइंड रहते हैं और उनके डेटा को अपने डेटा से क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो थ्रेट हंटर्स का बहुत काम होता है, ठीक है। प्लस सॉक में जो है, सॉक इंजीनियर का भी जॉब रोल होता है। सॉक इंजीनियर फिर पूरा जो सॉक सेटअप है, इसमें सॉक चलता कैसे है, सिम टूल के थ्रू चलता है, तो सिम टूल है, एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, कॉन्फ़िगर करना, ये सारा काम जो है सॉक इंजीनियर करता है, ठीक है। प्लस इसमें जो है फॉरेंसिक का भी पार्ट है, डिजिटल फॉरेंसिक का, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट हो ही गया, कोई एक्टिविटी हो ही गई, कोई क्राइम हो ही गया, मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स सपोज कोई ऐसा बैंक फ्रॉड हो गया आपके मैनेजमेंट के अकाउंट से, ठीक है, या कोई बैंक का सॉक चल रहा है, तो कोई इसमें ऐसा कोई किसी ने जो है बैंक के पैसों का कुछ भी कर दिया गड़बड़, तो कोई भी एक्टिविटी जब क्राइम हो ही गया, ठीक है, या कोई इंसिडेंट हो गया, तो अब उसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है। फॉरेंसिक टीम का, या कोई मैलवेयर आ गया, तो ये एक मैलवेयर फॉरेंसिक भी होता है। तो मैलवेयर फॉरेंसिक बेसिकली फिर ये इंसिडेंट या चीज़ों के होने के बाद की फॉरेंसिक, मतलब कि जब घटना घट गई तो उसके बाद शुरू होगा ये काम। फिर वो उसको पूरा आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये कैसे हुआ था। जैसे मैलवेयर है, अगर कोई मैलवेयर आया तो वो देखेंगे कि वो मैलवेयर कहाँ पे आया, वो कौन कौन सी फाइल छोड़ा है, वो कहाँ कहाँ गया। बहुत बार होता है क्या कि मैलवेयर की ये फंक्शनैलिटी कह लो या मैलवेयर का ये तरीका कह लो कि मैलवेयर जनरली जहाँ पे डाउनलोड होता है ना, वो फर्दर जब आगे बढ़ते जाएगा, स्टेप वाइज बढ़ते जाएगा, तो पुराना जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पे डाउनलोड होगा, लेट्स सपोज डाउनलोड हुआ डाउनलोड फोल्डर में, तो डाउनलोड फोल्डर से अपनी ही एक्सी को डिलीट कर देगा और फर्दर एक नई एक्सी में जैसे ही वो रन होगा, वो फर्दर नई एक्सी में चला जाएगा और फाइल क्रिएट कर लेगा और पुराना जो डाउनलोड फोल्डर है वहाँ से चला जाएगा। तो अगर जनरल जिसको अगर कोई मैलवेयर फॉरेंसिक टीम नहीं होगी या मैलवेयर एक्सपर्ट नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा, वो तो देखेगा कि भाई यहाँ डाउनलोड हुआ था, यहाँ से तो डिलीट हो गया, वो निश्चिंत हो जाएगा। बट वो एक्चुअली तो मैलवेयर जाके बैठा है ना, वो अपनी फाइल लेके कहीं ना कहीं बैठा है। तो वो बेसिकली मैलवेयर फॉरेंसिक ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो बेसिकली वो देखेगा कि मैलवेयर क्या क्या हुआ था, वो उसको एक सेफ डेटोनेटिंग इन्वायरमेंट में डेटोनेट करेगा, मतलब सेफ इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट में उसको, सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में मैलवेयर को डेटोनेट करके, डेटोनेट मतलब कि उसको रन करके उसको देखेगा कि वो उस क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या फाइल छोड़ रहा है, क्या क्या रजिस्ट्री कर रहा है, सारी चीज़ें देखेगा। और उसके बाद फिर वो उन चीज़ों को क्रॉस चेक करेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि ये मैलवेयर कहीं ना कहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो सॉक देखा कितनी बड़ी चीज़, मतलब कितना बड़ा टीम है ये, ठीक है। तो ये पूरे सॉक के एक लंबे चौड़े टीम है। तो अगर आपको सॉक का कोई भी जॉब रोल फ्यूचर में करना है या कुछ भी करना है, तो एथिकल हैकिंग ये सब चीज़ों के लिए आपको आनी चाहिए, ये बेसिक एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हम लोग जितने मैंने जॉब रोल्स बताए हैं ना, ये सारे जो है ना डिफेंसिव है। डिफेंसिव मीन्स व्हाट, कि चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो देखो साइबर सिक्योरिटी की बात करें ना, तो साइबर सिक्योरिटी में डिफेंसिव भी होता है, ऑफेंसिव भी होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिफेंसिव में आप प्रोटेक्ट तो करोगे, आप चीज़ों को मॉनिटर तो करोगे, लेकिन अगर आप चीज़ों को टेस्ट नहीं कर पाओगे तो फिर चीज़ों में वो आप चीज़ें कमियां निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप तो सोच रहे हो प्रोटेक्टेड है, लेकिन चीज़ें अगर टेस्ट नहीं होंगी तो फिर वो चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, और ये रियल फैक्ट देखा गया है। इसीलिए जो है ऑफेंसिव ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो VAPT है। VAPT मीन्स क्या? इसमें VA एंड PT ये दो शब्द से बना है, ठीक है। अब VA का मतलब होता है वर्नेबिलिटी असेसमेंट,
और पीटी का मतलब होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अगर आप गूगल जाके करोगे तो यहाँ पे गूगल में आप देखना, आप यहाँ पे लिखोगे आरबीआई गाइडलाइंस फॉर वीएपीटी, ठीक है। तो देखो क्या है कि जो है आरबीआई बोलता है कि वीएपीटी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप ये कीवर्ड जाके सर्च करना, इसको देख लेना, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो वीए एट लास्ट 1 ईयर 6 मंथ्स एंड पीटी एट लीस्ट 1 ईयर 12 मंथ्स। ये आरबीआई के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, ठीक है। आरबीआई नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि वीएपीटी कराना ज़रूरी है। जितने बैंक्स हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको वीएपीटी कराना ज़रूरी है, ठीक है। वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। कोई अगर आपको बोलता है कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी में या एथिकल हैकिंग में जाना है, या ये किसी को कन्फ्यूजन है कि ये लीगल है या इनलीगल है, तो फिर आप उसको गूगल पे क्रॉस चेक करा सकते हो कि देखो भाई आरबीआई बोलता है वीएपीटी करना है, ठीक है। और ये हो रही है, मतलब कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज से नहीं, 20 साल से हो रही है, ठीक है। वीएपीटी बहुत सालों से हो रही है, तो और हर बैंक्स की होती है, ठीक है। और ये कंपलसरी है, हर वो 3 महीने 6 महीने पे वीएपीटी कराते हैं, ठीक है। वीएपीटी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है वीएपीटी प्रोसेस में, कि आप वो बैंक्स की चीज़ों को टेस्ट करेंगे। और वीएपीटी सिर्फ बैंक्स में नहीं, अब तो सबका होता है। आप इवन कोई कंपनी छोटा सा सॉफ्टवेयर ही बनाएगी, कोई वेब एप्लीकेशन बनाएगी, तो उसका वीएपीटी कराएगी, नहीं कराएगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि उस एप्लीकेशन में कोई वर्नेबिलिटी है, और हैकर्स उसको फ़ायदा उठाएंगे, डेटा निकल जाएगा, ठीक है। और फिर अब तो कहते हैं इंडिया में डीपीडीपी एक्ट जो है वो आ गया है और पास भी हो गया है, बस उसको लागू होना बाकी है। तो वो जैसे लागू हो जाएगा तो उसमें पेनल्टीज़ है, अगर कोई डेटा ब्रीच होगा तो पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो वीएपीटी एक तरह से कंपलसरी है और इंडस्ट्री में बहुत चलता है, ठीक है। तो ये वीएपीटी जो है ये डिफेंसिव ऑफेंसिव पार्ट कह सकते हो। वैसे तो कुछ लोग इसे डिफेंसिव पार्ट भी कहते हैं, बट ये कुछ जगह कुछ केसेस में कुछ टर्म्स में आपको डिफेंसिव पार्ट में मिलेगा, कुछ केसेस में ऑफेंसिव पार्ट में मिलेगा। लेकिन आपको चीज़ों को टेस्ट करना है, पेन टेस्ट करना है, तो एज कंपैरेटिव यू कैन से इट इज़ अ ऑफेंसिव पार्ट, ठीक है। तो वीएपीटी हम लोग किस किस इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में एथिकल हैकिंग के बाद आपको अगर इस फील्ड में जॉब करना है तो उसमें क्या क्या जॉब है, ठीक है। तो वीएपीटी में जो है वेब पेनेट्रेशन टेस्टिंग की जॉब है, ठीक है। वेब पेनेट्रेशन टेस्टिंग में जो वेब एप्लीकेशंस हैं, जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कोई भी वेब एप्लीकेशन है तो उसकी जो टेस्टिंग करनी है, ठीक है, वो आप इसमें जॉब कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आजकल आप देखते हो ये एंड्रॉयड ऐप बनते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड ऐप की पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब आप कर सकते हो। एंड्रॉयड ऐप मीन्स जैसे मोबाइल ऐप्स जो हम लोग के स्विगी जोमेटो और इतने सारे चल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह iOS ऐप की भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सब अलग अलग जॉब्स हैं। मतलब जनरली होता क्या है कि जो भी जॉब करता है वो जनरली 1 या 2 पेनिट्रेशन टेस्टिंग तो सीख ही लेता है एक ही बंदा, जिससे वो 2-3 रोल्स कर सके, ठीक है। प्लस इसमें नेटवर्क एंड सर्वर पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, ये भी जॉब रोल है, ठीक है। नेटवर्क एंड सर्वर, नेटवर्क आप समझ ही रहे हो कि नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क है, 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, 10-20 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वो एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया। सर्वर, अगर हर कंपनीज में अपना सर्वर होता ही है जहाँ पे उनका डेटा होता है, तो और सर्वर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे एडी सर्वर है, डेटा सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर्स हैं, तो ये सब सर्वर्स हैं। तो सर्वर्स को भी चेक करना पड़ता है, उनका पूरा वीएपीटी करना पड़ता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मैंने लिखा है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी करती हैं कि वो वीए अलग कराएंगी, पीटे अलग कराएंगी, या कभी वीए कराएंगी कभी पीटे कराएंगी, तो ये एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। प्लस एपीआई का भी वीएपीटी होता है, एपीआई पेन टेस्टिंग का भी जॉब है, ठीक है। एपीआई जो है, एपीआई अगर आप नहीं समझ रहे हो तो एपीआई जब वेब है ना, आप कोई भी वेब चलाते हो तो उसमें वेब के अंदर देखते हो आजकल सारी चीज़ें, सारा इंफ्रा जो है ना वो एपीआई बेस्ड है। वो एक सर्विसेज है, एक तरह से वेब सर्विसेज हो गई, कि जिसमें आपका जो भी डेटा है वो एपीआई से डायरेक्ट फैच हो रहा है, ठीक है। वो बैकएंड में भी यूज़ होता है और कोई चाहे तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और ये बहुत वाइडली यूज्ड है, ठीक है। तीसरा क्लाउड जो हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, क्लाउड पेन टेस्टिंग। देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने डिफेंसिव पार्ट में देखा था क्लाउड सिक्योरिटी, ये अलग है। इसमें आपको क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन समझनी है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे उसको देखना है ताकि कोई उसमें चीज़ें लीक ना हो, कोई चीज़ ना हो, ठीक है। क्लाउड पेन टेस्टिंग इज़ डिफरेंट। यहाँ पे क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, आपको हैंडल नहीं करना है, मैनेज नहीं करना है। यहाँ पे क्लाउड को टेस्ट करना है कि उसमें कोई वर्नेबिलिटी तो नहीं है, क्लाउड इंफ्रा पे,
ठीक है, और होती हैं क्लाउड इंफ्रा में बहुत सारी वन, कितने लोगों का डेटा लीक होता है, ठीक है। मेरी कंपनी लास्ट 10 साल से वीएपीटी कर रही है, तो मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का देखा है जिनका बहुत सारा डेटा लीक होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके जो है अराउंड इंडिया में 40 to 45 ब्रांचेस थे, और हर ब्रांच में जो है कहते हैं वो फर्दर मतलब कि वो B2B थे, तो वो मतलब कि उनके ब्रांचेस नहीं, उनके वो आप कह लो कि उनके पार्टनर्स कह लो या फ्रेंचाइजी कह लो, कुछ भी कह लो, वो फर्दर फिर उनके एंड कंज्यूमर्स थे। तो करीबन जो है उसमें 10-20 लाख लोगों का डेटा था, और वो पूरा AWS पे था, और 10-20 लाख लोगों का डेटा कंप्लीटली जो है क्लाउड से लीक हो रहा था, A to Z कंप्लीट डेटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कितना। तो उसका जब हम मेरी कंपनी में और मैंने जब उसका वीएपीटी किया, तो वो सारा उनको दिखाया, ठीक है। तो वो वही था उनका मिथ कि क्लाउड पे उन्होंने डाल दिया, सोचा वो सेफ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट करेंगे, बताएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो ही पता चलेगा उनको कि उसमें चीज़ें हैं, ठीक है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कंपनीज जो है रेड टीमिंग भी कराती है। रेड टीमिंग क्या है कि जब चीज़ों को कंपनी वीएपीटी वगैरह करा ली, तो फिर रेड टीमिंग की भी एक जॉब है। रेड टीमिंग मीन्स कि कंपनीज का कोई स्कोप नहीं दिया जाता है, कंपनी को बोला जाता है कि हाँ भाई आप रेड टीमिंग करके दिखाओ। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो एज अ हैकर आप ऑर्गेनाइजेशन में घुस सकते हो कि नहीं, कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में वीकनेस है कि नहीं, आप फिशिंग अटैक कर सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें रेड टीमिंग वगैरह में एक ऑफेंसिव अप्रोच है, ठीक है। दोनों में अप्रोच का डिफरेंस है। वीएपीटी में आपको स्पेसिफिक स्कोप दिया जाता है कि इसी चीज़ को टेस्ट करो। रेड टीमिंग में होता है कि आप किसी तरह मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करके कुछ हैक करके दिखाओ, कुछ कोई चीज़ है तो मेरे को बताओ, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑफेंसिव पार्ट है, जैसे कि वायरलेस अगर टेस्ट करना है तो वायरलेस की भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये वल्नरेबिलिटी की बात होती है, तो बग बाउंटी तो जान ही रहे हो आप, बग बाउंटी भी कर सकते हो। बग बाउंटी मतलब कि कहते हैं आप चीज़ों को टेस्ट करोगे कंपनीज़ का, और अगर आपको कोई बग मिला, मतलब वल्नरेबिलिटी मिली, तो आपको बाउंटी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ फेमस पाथ हैं जिसको एथिकल हैकिंग सीखने के बाद हम लोग फर्दर चूज़ कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइबर फॉरेंसिक ये क्या है। साइबर फॉरेंसिक जो है, ये जो फील्ड है, ये ना ही ऑफेंसिव है ना ही डिफेंसिव है, ठीक है। ये डिफेंसिव भी नहीं है और ये ऑफेंसिव भी नहीं है, ठीक है। साइबर फॉरेंसिक क्या हुआ कि अगर कोई क्राइम हो गया, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके बैंक से करोड़ों रुपए चले गए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, या जो साइबर स्कैम्स और क्राइम्स इतने होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों में साइबर फॉरेंसिक के अलग अलग जॉब रोल्स हैं जो कि आप कर सकते हो। आपको साइबर फॉरेंसिक के किसी भी जॉब रोल में जाना है, कोई भी फ्यूचर में काम करना है, तो आपको पहले एथिकल हैकिंग आनी चाहिए। जब बेसिक कंसेप्ट आप एथिकल हैकिंग का सीखोगे, तो ही आप अगर फर्दर इसमें जॉब रोल्स में जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें साइबर फॉरेंसिक में जो है आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, ठीक है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर में क्या होता है कि आप जो है किसी चीज़ में जो है स्पेशलाइजेशन करो, मतलब कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत डीप आपको नॉलेज हो। फिर उसके बाद आप जो साइबर पुलिस होती है उनके साथ आप काम कर सकते हो, उनको आप बोल सकते हो, वो आपको एक लेटर देंगे, और ये अलाउड है, लीगली है इंडिया में, और बहुत सारे हर सिटीज़ में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ठीक है। वो साइबर क्राइम और साइबर पुलिस के साथ काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए उनको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो फॉरेंसिक में फील्ड्स क्या क्या है, मतलब वो ये तो ठीक है, आप सिर्फ साइबर फॉरेंसिक की कंपनीज में भी काम कर सकते हो, मतलब बहुत सारी ऐसी साइबर फॉरेंसिक की कंपनीज हैं दिल्ली में जहाँ पे आप काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें डिस्क फॉरेंसिक होता है, मीन्स अगर कोई भी डिस्क है, आप क्राइम सीन से कोई डिस्क उठा रहे हो, तो वो डिस्क में क्या है, कोई हैकर ने कोई मतलब डेटा डिलीट तो नहीं कर दिया, पुराना डेटा रिकवर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्क फॉरेंसिक में होती हैं। नेटवर्क फॉरेंसिक भी होता है। नेटवर्क फॉरेंसिक जो है, नेटवर्क फॉरेंसिक मीन्स कि पूरा जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कोई चीज़ें अगर हुई हैं तो उसको पूरा देखना, चेक करना, मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें नेटवर्क फॉरेंसिक। मेमोरी फॉरेंसिक भी होता है कि अगर कोई मेमोरी है तो आप मेमोरी डंप कर सकते हो। कोई अगर आप गए किसी क्राइम सीन पे, वहाँ से कोई सिस्टम ऑन मिला तो उसको उसका मेमोरी डंप कर लिया, और फिर अपने एंड पे आके मेमोरी फॉरेंसिक कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो कहाँ क्या साइट चला रहा था, किससे बात कर रहा था, क्या चीज़ें हो रही थी, मीन्स हैकर हो या अटैकर हो, जो भी हो,
तो और ये सारी मेमोरी फॉरेंसिक मैलवेयर में भी बहुत यूज़ होती है कि अगर कोई वायरस है तो मेमोरी में उसको एनालाइज करना, क्या किया है उसने मेमोरी में, ठीक है। तो उसी तरह डेटा बेस फॉरेंसिक भी होती है, ठीक है। तो डेटाबेस फॉरेंसिक में जो आपका डेटाबेस है, चाहे एसक्यूएल है, ये सारी चीज़ें हैं, तो डेटाबेस में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई तो आप डेटाबेस फॉरेंसिक कर सकते हो, ठीक है। डार्क वेब फॉरेंसिक भी होता है, डार्क वेब मैंने ऑलरेडी बताया ही हुआ है, ठीक है। तो डार्क वेब पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई तो डार्क वेब फॉरेंसिक कर सकते हो, ठीक है। ओएस फॉरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएस फॉरेंसिक मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉरेंसिक, जैसे विंडोज़ और लिनक्स है, तो विंडोज़ और लिनक्स में हो क्या रहा है, मतलब ये सारी चीज़ों को आपको फॉरेंसिक करना है तो आप फॉरेंसिक कर सकते हो। तो ये और भी बहुत सारी अदर डिजिटल फॉरेंसिक्स हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल फॉरेंसिक है, ठीक है, और अदर डिजिटल फॉरेंसिक है, ठीक है। तो बेसिकली मोबाइल फॉरेंसिक क्या है, जैसे मान लो किसी क्राइम सीन पे गए, अब कोई मोबाइल मिल गया तो फिर उसको वहाँ से लेके आएंगे, और जो स्पेशलिस्ट होगा जो मोबाइल फॉरेंसिक, अगर आपने मोबाइल फॉरेंसिक सीखी है तो फिर वो आप उसमें एक एक चीज़ें देखोगे, उसमें कैसे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या फाइल्स हैं, क्या है। तो मान लो कोई टेररिस्ट का मोबाइल मिला तो वो उसकी फॉरेंसिक करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि उसने कहाँ क्या मैसेज किया था, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। वो टीम को चाहिए होता है, ठीक है। राइट। तो उसी तरह ये इतने कुछ सिक्योरिटी, मतलब इतने जॉब रोल्स हैं, आप ये सब यहाँ पे जॉब कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली जो फॉरेंसिक की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम अलग अलग जॉब रोल्स हैं। जनरली जो एक बंदा है वो इसमें से अधिकतर चीज़ों को एक साथ ही कर लेता है, और उसमें से एक दो फील्ड में वो स्पेशलिस्ट होता है। तो और जो बहुत बड़ी टीम है तो वो अलग अलग बंदे भी हो सकते हैं, वो ये डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या उसकी वर्किंग के ऊपर। वो चाहे तो एक बंदा सारी चीज़ों को करे और एक आध चीज़ों में स्पेशलिस्ट हो जाए, स्पेशलाइज हो जाए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, कंपनीज में जो है मैनेजमेंट लेवल की भी जॉब्स होती हैं। मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स के लिए जो है आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जब आप इन सबों में से कोई भी चीज़ों को, जैसे एथिकल हैकिंग के बाद लेट्स सपोज आप ये सब चीज़ों पे वर्क किया आपने 2-3 साल, वीएपीटी वगैरह भी आता है 1-2 साल, ठीक है, थोड़ा बहुत फॉरेंसिक भी जानते हो, तो जब सारी चीज़ों को जान लोगे आप 3-4 साल के बाद, 5 साल 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो आप साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर में आप क्या करोगे, फ्यूचर में 5 साल बाद क्या करोगे या 4 साल बाद करोगे, तो 4 साल बाद आप मैनेजमेंट लेवल जॉब करोगे। मैनेजमेंट लेवल जॉब जैसे कि आप सीसो आप कर सकते हो, ठीक है। सीसो मीन्स कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनका वो हेड है सिक्योरिटी टीम का। उसको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा बंदा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। वो जैसे जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे मान लो ये सॉक टीम है, आईटी सिक्योरिटी की टीम है, ठीक है, वीएपीटी की टीम है, तो ये सारी टीम से कांटेक्ट करेगा सीसो, मतलब वो सब रिपोर्ट करेंगे सीसो को, मतलब सीसो टेक केयर करेगा सारी सिक्योरिटी की चीज़ें सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। उसी तरह कंपनीज़ में रिस्क मैनेजर भी होते हैं। रिस्क मैनेजर्स देखते हैं कि कंपनीज़ में जो साइबर रिस्क है उसका क्या है, कितने रिस्क चल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। और मैनेजमेंट लेवल जैसे सॉक में हम लोगों ने बात किया था कि सॉक मैनेजर की भी जॉब होती है, जैसा कि यहाँ पे देखा था हम लोगों ने सॉक में, ठीक है। बट ये जो है सॉक मैनेजर की जॉब जो है ये मैनेजमेंट लेवल की ही है, तो ये आपको 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलेगी। ये सब स्टार्टिंग की जॉब्स तो कहते हैं आप एज अ फ्रेशर 6 महीना साल भर कोर्स करके आप कर सकते हो, बट मैनेजमेंट लेवल की जॉब के लिए कम से कम आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ऑफ 4 to 5 years, ठीक है। प्लस अब और नेक्स्ट क्या है इसमें जो है, नेक्स्ट ये है आप जीआरसी फील्ड में भी जा सकते हो। जीआरसी इज़ व्हाट, गवर्नेंस रिस्क एंड कॉम्प्लायंस। जिसको पेपर वर्क और चीज़ें अच्छी लगती हैं वो जीआरसी में जा सकता है। जैसे मान लो किसी को अगर पेपर वर्क करना है, डॉक्यूमेंट्स करने में अच्छा लगता है, दिक्कत नहीं होती है, तो वो जीआरसी वगैरह में जा सकता है, ठीक है। जीआरसी बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। जीआरसी में जैसे कि कहते हैं कॉम्प्लायंस होती हैं, ऑडिट वगैरह होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लायंस कौन से हैं, जैसे कि कुछ फेमस कॉम्प्लायंस हैं, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लायंस जो है
तो जैसे कि फेमस कुछ कॉम्प्लायंसेस हैं, जैसे कि ISO 27001, ठीक है, ये बहुत फेमस है साइबर सिक्योरिटी का, करीब करीब सभी ऑर्गेनाइजेशन को कराना होता है, ठीक है। उसी तरह जो है क्या कहते हैं हिप्पा, ठीक है, ये हॉस्पिटल्स को कराना होता है। PCI DSS, ये जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री को कराना था। PCI मीन्स पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, ठीक है, जैसे जो आपके कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अगर हैं बैंक्स वैंक्स, ये लोग कराते हैं, ठीक है। उसी तरह SOC 2 एक कॉम्प्लायंस है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन कराती है, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लायंस है। अगर आपको पेपर वर्क वगैरह में अच्छा लगता है तो ये इसका आप स्टडी करके कॉम्प्लायंस फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है। आप ऑडिट फील्ड में भी जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट बहुत फेमस है, जैसे इसमें एक IAS ऑडिट होती है, ये बहुत पॉपुलर है। सभी बैंक्स को RBI की रिक्वायरमेंट है, RBI की गाइडलाइंस है कि IAS ऑडिट करनी है। IAS ऑडिट मीन्स व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मीन्स सारी जो जानकारी, सारी चीज़ें हैं जो सारी, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट करनी होती है, ठीक है। तो IAS ऑडिट होता है, ठीक है। उसी तरह कहते हैं बहुत सारी और भी ऑडिट होती है, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट होती है, गैप असेसमेंट ऑडिट होती है, फ्रॉड ऑडिट होती है, और फाइनेंशियल ऑडिट्स तो होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऑडिट्स होती है। तो आपको अगर पेपर वर्क वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप GRC फील्ड में भी जा सकते हो, जिसमें कॉम्प्लायंस एंड ऑडिट वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये सब चीज़ करने के लिए भी आपको बेसिक एथिकल हैकिंग तो आनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये सब कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फ्यूचर ये सब चीज़ में आप जॉब नहीं कर सकते हो, ठीक है।